द बिगेस्ट पेनाल्टी फॉर डिक्लाइनिंग टू रूल इज टू बी रूल्ड बाय समवन इन्फीरियर। ये कोट प्लाटो का है, पर यूज डॉक्टर जयशंकर ने अपनी बुक के पहले चैप्टर द लेसन्स ऑफ अवध में किया है। जी हाँ, आज मैं आपको द इंडिया वे, जो कि डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखी एक किताब है, उसके पहले चैप्टर द लेसन्स ऑफ अवध के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। इसको मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ रखूँगा और टू द पॉइंट बात करूँगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा, जिससे आपको जयशंकर का परसेप्शन क्लियर हो जाएगा कि वो भारत को किस तरीके से देखते हैं और दुनिया को किस तरीके से देखते हैं, और भारत के इस वोयाज में, इस फॉरेन पॉलिसी के वोयाज में जो निकल पड़ा है, उसको भारत को कैसे वो लीड करने वाले हैं। सबसे पहले वो सत्यजीत रे की फिल्म के बारे में बात करते हैं, जिसमें अवध के दो नवाब चेस खेल रहे हैं, और चेस खेलते खेलते क्या होता है कि पीछे से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे अवध को कब्जा कर लेती है। अब वो इसी कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए कहते हैं कि इस समय मॉडर्न टाइम में चाइना बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है, और इस टाइम पे भारत ऑब्लिवियस नहीं हो सकता। ऑब्लिवियस का मतलब होता है नॉट कंसर्न, तो भारत को कंसर्न रखना पड़ेगा। आदर्श रूप में जो चाइना का राइज है, उससे भारत के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्किल डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए भारत के लोगों को और भारत की सरकार को भी, कि वो चाइना से कॉम्पीट करे। पर कम से कम भारत के अंदर एक डिबेट का माहौल तो क्रिएट होना ही चाहिए, और लोगों को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत की इस समय विश्व के अंदर स्थिति क्या है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और भारत की स्थिति के बारे में ब्रीफ में चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के अंदर भारत की स्थिति क्या है। फिर वो सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं और कहते हैं कि भारत की 3 गलतियां जो भारत की फॉरेन पॉलिसी आज भी झेल रही है, वो 3 गलतियां अगर ना हुई होती तो शायद भारत आज पूरी तरीके से डिफरेंट होता। सबसे पहला वो बोलते हैं कि 1947 में जो पार्टीशन हो गया भारत का, इससे डेमोग्राफिकली तो भारत छोटा हो ही गया, बल्कि पॉलिटिकली भी भारत बहुत छोटा हो गया। हमारा जो इन्फ्लुएंस, अब यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल की सीटें ले लीजिए, शायद अगर हमारी पॉपुलेशन उस टाइम पे इतनी बड़ी होती तो हमको यूएनएससी की सीट मिल जाती, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आपके ऊपर दबाव नहीं आता है, दबाव डालने की हिम्मत नहीं कर सकता कोई दूसरा देश अगर आपकी पॉपुलेशन बड़ी, अगर आपके पास जनसंख्या बहुत बड़ी है। दूसरी गलती जयशंकर साहब बताते हैं कि ना चाहते हुए भी हमने चाइना को एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक स्पेस प्रोवाइड कर दिया, और जो हमने अपने इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थे वो चाइना से 15 साल बाद किए, जिसकी वजह से चाइना के पास 15 साल की एक बहुत बड़ी लीड बन गई जो आज हम झेल रहे हैं। तीसरी वो सबसे बड़ी गलती बताते हैं, भारत के पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किए। इसकी वजह से अगर जो चीज़ हमारे पास नेचुरली आ सकती थी, जो इन्फ्लुएंस हम दूसरे देशों पर नेचुरली बना सकते थे, उसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। पर फिर वो एक बात बोलते हैं कि देर आए दुरुस्त है, लेकिन अगर ये चीज़ें सही टाइम पे कर ली जाती तो भारत की जो तस्वीर है और जो तकदीर है दोनों बदली जा सकती थी। इसके बाद वो एक लाइन बोलते हैं जिससे फॉरेन पॉलिसी डिफाइन हो रही है भारत की पूरी लाइन जो उनने पूरी बोली है, एक सेंटेंस है, पूरा पैरा है, उसको जो बोला है उन्होंने लिखा है, उससे पूरी की पूरी आज की फॉरेन पॉलिसी डिफाइन हो रही है। और मैं उनको कोट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं, टाइम वी हैव टू एंगेज विद अमेरिका, मैनेज चाइना, रीअश्योर रशिया, कल्टिवेट यूरोप, ब्रिंग जापान इनटू प्ले, ड्रॉ आवर नेबरहुड, एक्सटेंड आवर नेबरहुड। आज बात हो रही है मलेशिया को जोड़ लो, सेशल्स को जोड़ लो, तो एक्सटेंड आवर नेबरहुड एंड एक्सपेंड आवर ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ सपोर्ट। अब वो खुद से एक सवाल पूछते हैं कि जो ये मैंने पूरा सेंटेंस बोला आपसे, जो पूरा पैरा हमने समझाया आपको, इसका असल में मतलब क्या है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। वो बोलते हैं कि अगर जो दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं वो देखा जाए तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें और नेशनल इंटरेस्ट के साथ काम किया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अब रशिया यूक्रेन वॉर को ले लीजिए आप। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर आप ये देखिए कि जो इन्फ्लेशन है वो तो पूरी दुनिया के अंदर राइज़ किया, क्योंकि जो फ्यूल प्राइसेस थे वो पूरी दुनिया के अंदर राइज़ किए। तो उन्होंने देखा कि रशिया यूक्रेन के बीच में उन्होंने रशिया से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब रशिया से सस्ता तेल खरीदना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए थे। लेकिन उन्होंने बोला कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो नेशनल इंटरेस्ट वो सर्वोपरि है,
और सर्वोपरि होने की ही वजह से भारत बहुत आसानी से अमेरिकन सैंक्शंस को बाईपास करते हुए रशिया से तेल खरीद पाया। दूसरी चीज़ वो बोलते हैं आज के टाइम पे अपनी जो नेशनल इंटेग्रिटी है वो बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे आजकल बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं जो बाहर से फंडिंग हो रही है और यहाँ पे ज़मीन में चलाए जा रहे हैं। अब नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पंजाब में मूवमेंट चल रहा है, एक कश्मीर के अंदर मूवमेंट चलाने की कोशिश की जा रही है, अपने छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादियों द्वारा कोशिश की जा रही है, नॉर्थ ईस्ट को अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारी कोशिश की जा रही है और इस चीज़ को जयशंकर साहब बहुत अच्छे से समझते हैं और वो साफ साफ कहते हैं कि अपनी नेशनल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। तीसरी चीज़ है अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़े। आज भारत क्या सबका दोस्त बना घूम रहा, रशिया से भी दोस्ती नहीं कर रहा, तो रशिया से भी दोस्ती नहीं तोड़ रहा, यूएसए से भी दोस्ती नहीं तोड़ रहा, किसी भी देश से कोई दोस्ती तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, सबसे दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आज की डेट में अगर देखिए हर देश के पास हर चीज़ के लिए स्पेशलिटी नहीं होती है, हर देश किसी स्पेसिफिक चीज़ों में ही स्पेशलिटी रखता है। तो अगर सब देशों के साथ हमारी अच्छी दोस्ती होगी तो शायद हम सब देशों से उसका जो स्पेशल चीज़ है वो हम ले सकते हैं। इसलिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी पोजीशन को बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, जयशंकर साहब बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए हम जो कर पाएँ वो कम है, और वो बोलते हैं दो सबसे बड़े सहारे हैं हमारे पास इसके लिए। एक तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, आप देखते होंगे कि बजट के अंदर भारत बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट देता है, भूटान को देता है, नेपाल को देता है, मलेशिया को देता है और बहुत सारी कंट्रीज़ को देता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। जैसे अफगानिस्तान में भारत बहुत सारा गेहूँ बेचता है फ्री में, ताकि भले ही हमारा तालिबान के साथ में कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पैक्ट ना हो अभी, लेकिन भारत जो रिश्ते पीपल टू पीपल बने हुए हैं अफगानिस्तान के लोगों के साथ और भारत के लोगों वो ख़राब नहीं करना चाहता है, इसलिए वो अभी भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजता है। ये एक इन्फ्लुएंस बढ़ाने का तरीका है। दूसरी चीज़ वो बोलते हैं कि डिज़ास्टर रिलीफ मैनेजमेंट। आपने सुना होगा तुर्की के अंदर जब भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया, ऑपरेशन दोस्त चला के भारत ने तुर्की की मदद करी। इससे अब देखिए आज की डेट में अगर तुर्की की सरकार भारत के खिलाफ कुछ बोलती है तो उसे बहुत ज़्यादा तुर्की के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इससे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर इंक्रीज हुई है। दूसरी चीज़ आप आयुर्वेद को ले लीजिए, आप योगा को ले लीजिए, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, ये सब सॉफ्ट पावर के अंदर आता है। और अगर आप देख लीजिए कि भारत ने जो अपनी फिल्में आज RRR ऑस्कर लेके आ रही है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रही है आज भारत। अगर मान लीजिए कि जो हम लोग हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, अवेंजर देखते हैं, तो इससे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ता है अमेरिका का, कि अमेरिका टेक्नोलॉजिकली इतना सुपीरियर है, इतना सोच लेता है, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ बनती हैं इनके यहाँ। तो ये सब चीज़ें सॉफ्ट पावर के अंदर आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो भारत को भी इसी दिशा में बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। फिर जयशंकर साहब अपने डिप्लोमेटिक करियर की बात करते हैं। वो अपने डिप्लोमेटिक लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो बोलते हैं जो मेरा जो पहला हाफ था डिप्लोमेटिक लाइफ का, उसको मैं 2 चीज़ देखते हुए निकल गया। एक तो कोल्ड वॉर, दूसरी पॉलिटिकल इस्लाम का राइज। अब कोल्ड वॉर और पॉलिटिकल इस्लाम का राइज दोनों मिलके सोवियत यूनियन को तोड़ने में काम आया। अब आप समझ लीजिए, इसको मैं समझा देता हूँ बहुत प्यार से आपको। कोल्ड वॉर के अंदर क्या किया, अमेरिका ने सोवियत यूनियन को ड्रैग किया आर्म्स रेस के अंदर। अब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी कैपिटलिस्ट कंट्री होगी उसकी इकॉनमी हमेशा अच्छी होगी किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री से, क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री में बहुत सारे लोग आके इकॉनमी को सपोर्ट करते हैं, जबकि कम्युनिस्ट कंट्री में सिर्फ सरकार के पास होल राइट होता है। तो अमेरिका की इकॉनमी बड़ी थी, तो अमेरिका ने $100 बिलियन, $150 बिलियन, $200 बिलियन इन्वेस्ट करना शुरू किया अपनी आर्मी में उस टाइम पे, अपनी मिलिट्री पे। सोवियत यूनियन ने कहा यार हम तो पीछे रह जाएंगे, हम कोल्ड वॉर चल रहा है, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो उन्होंने जितने फंड थे अपने घुसड़ना शुरू कर दिए। अब देश अंदर से खोखला होना शुरू हो गया, और पैसा नहीं होता भाई, अर्थ नहीं है आपके पास, तो मज़ा नहीं कर पाओगे आप। अब आप ये सोचिए कि कोई देश अगर कमज़ोर है, आज की डेट में पाकिस्तान ही बहुत कमज़ोर है माली हालत से, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा क्योंकि आर्मी बहुत मजबूत है, वहाँ की आर्मी बहुत मजबूत है। वाकई मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आर्मी मजबूत है। आज अगर फायर पावर इंडेक्स में देखें तो 6, 7, 8वें नंबर पे आते भी हैं वो लोग, तो मजबूत आर्मी है, नो डाउट। इसी टाइम पे सोवियत यूनियन की आर्मी बहुत मजबूत थी, पर टूट कैसे गया वो, क्योंकि पॉलिटिकल इस्लाम का राइज। अब आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ देखिएगा तो उसमें तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटिंग है बहुत ज़्यादा।
तो इन्होंने देखा कि हमारा जो रूलर है, जो मॉस्को में बैठा हुआ, वो क्रिश्चियन, ठीक है, ना हमारी उससे सोच मिलती, ना हमारा उससे रिलीजन मिलता, ना हमारे लिए वो कुछ कर रहा, वो सिर्फ रशिया को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, वो उतना ही रशिया जितना यूरोप के अंदर आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस देश से अलग हो जाएं। तो जब पॉलिटिकल इस्लाम का राइज नहीं मैं बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल इस्लाम का राइज हुआ तो ये देश टूट गए और सोवियत यूनियन का विखंडन हो गया, जो कि जिसका सक्सेसर रशिया हम सब लोग जानते हैं। फिर वो बात करते हैं चाइना की। वो कहते हैं चाइना ने का जो उदय है ये दुनिया को पूरा बदल के रख दिया। चाइना के उदय ने, ये समझ लीजिए कि जो दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ चली गई थी वो अब बाईपोलर नहीं, अब वो मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रही है। क्योंकि चाइना ने बहुत सारे देशों में इन्वेस्टमेंट करे, डेट ट्रैप में फंसाया। कुछ देश जो थे उन्होंने और दूसरों देशों के साथ संगठन बना के अपने आप को मजबूत कर लिया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बांग्लादेश का। बांग्लादेश ने चाइना से भी लोन ले लिया और लोन लेके इंडस्ट्री खड़ी करी, और जो इंडस्ट्री में गुड्स बने उसको भारत में बेचा। अब आप ये समझ लीजिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की बड़ी हो गई है और भारत की छोटी हो गई है। बहुत बड़ा चेंज आया है, ये समझ लीजिए आप। तो मल्टीपोलरिटी, अब भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है भाई, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। तो मल्टीपोलरिटी तो धीमे धीमे बनी गई है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में छोटे से छोटे देश का भी अपना एक महत्व हो गया है, जबकि यूनिपोलर वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर वो बात बोलते हैं कि अगर पूरी दुनिया बदल गई है तो ये समझ लीजिए भारत भी बहुत ज़्यादा बदल चुका है। भारत की शक्ति, भारत के सपने और भारत की प्रायोरिटीज़ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अब भारत भी पूरी तरीके से खुद को विकसित करना चाह रहा है। भारत भी सुपर पावर बनना चाह रहा है, ग्लोबल स्टेज पे अपनी बात रखना चाह रहा है। भारत को वो बोलते हैं कि भारत अपना वोयाज लेके निकल चुका है और दुनिया में वो अपने आप को मनवा के रहेगा। फिर वो एक सवाल पूछते हैं और उसका आंसर नहीं करते। वो कहते हैं कि अब जब 21वीं सदी में हम लोग हैं, तीसरे दशक में हम लोग आ चुके हैं 21वीं सदी के, तो क्या भारत को विदेशी डिसाइड करेंगे कि भारत क्या है, या भारत खुद आगे चल के बताएगा कि भारत क्या है? धन्यवाद।